किसी को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, बट भारत मां की रक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है। और कारगिल की लड़ाई में भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पीक की बात करूं तो वो टोलोलिंग की पीक थी। लेकिन कारगिल की एक ऐसी लड़ाई थी जिससे दुनिया ने एक दूसरी नजरों से देखा है। दुश्मन ने धोखे से आके हमारी पीक पे कब्जा कर लिया। देखिए, डेथ तो हमारी एक रोड पे भी हो सकती है, बीमारी पे भी हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं एक ऐसी डेथ ली जाए जिसको सदियों लोग आपको याद रखेंगे। नमस्कार, कारगिल युद्ध की कहानी एक योद्धा की जुबानी में एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं अनूप कुमार मिश्र। अब बात करते हैं टोलोलिंग की लड़ाई। टोलोलिंग की लड़ाई न केवल भारतीय सेना के लिए बल्कि पाकिस्तानी सेना के लिए भी बेहद अहम थी। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तानी सेना के लिए लड़ाई अहम क्यों थी। पाकिस्तानी सेना ने यह मान रखा था कि भारतीय सेना किसी भी कीमत पर उनके इस किले तक नहीं पहुंच सकती। जब तक वो इस किले पे मौजूद हैं, भारतीय सेना को मात देने के लिए उनके पास पर्याप्त साधन मौजूद हैं। वहीं भारतीय सेना के सामने ये मुश्किल थी कि इस चोटी तक पहुंचना लगभग असंभव था, क्योंकि सामने से बिल्कुल दुश्मन की बंदूकें उनका इंतजार कर रही थी। बावजूद इसके भारतीय सेना ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। भारतीय सेना ने इस असंभव से दिखने वाली लड़ाई को संभव कर दिखाया और टोलोलिंग में जीत हासिल की। टोलोलिंग की लड़ाई में क्या क्या मुश्किलात आए, इस युद्ध को किस तरीके से जीता गया, टोलोलिंग की लड़ाई की पूरी कहानी सुनने के लिए आइए चलते हैं कैप्टन अखिलेश सक्सेना के पास और उन्हीं से सुनते हैं इस लड़ाई की पूरी कहानी। कारगिल की लड़ाई भारतीय इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई है। इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट लड़ाई है वो इसलिए क्योंकि बाकी लड़ाइयों में इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना इक्वल लेवल पे थे जब लड़ाई शुरू हुई और उसके बाद लड़ाई आगे बढ़ी। लेकिन कारगिल की एक ऐसी लड़ाई थी जिससे दुनिया ने एक दूसरी नज़रों से देखा। क्यों? दुश्मन ने धोखे से आके हमारी पीक पे कब्जा कर लिया। और पहाड़ों की लड़ाई में अगर आप पीक पे बैठे हो तो आप वैसे ही 20 से 30 टाइम ज़्यादा पावरफुल हो। अगर आप पत्थर भी फेंकोगे तो कैजुअल्टी होगी। तो उस लड़ाई में दुश्मन को पहला एडवांटेज मिल गया। आपको सीधी चट्टानों के ऊपर चढ़ना है और दुश्मन आपको हमेशा देख सकता है। दूसरा, दुश्मन को पता है आप इसी रास्ते से आएंगे, इसलिए दुश्मन ने चारों तरफ माइन लगा रखी थी और टेम्परेचर -28 डिग्री था और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थी। जैसे हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हमारे पास स्नो टेंट्स नहीं थे, हम नाइट विजन डिवाइसेस पूरे नहीं थे, तो हर तरीके से हम डिसएडवांटेज में थे। बट भारतीय फ़ौज एक ऐसी फ़ौज है जो किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टी हो, चाहे दुश्मन कितना भी स्ट्रांग हो, वो कभी हार नहीं मानती। और कारगिल की लड़ाई ने प्रूव किया। और कारगिल की लड़ाई में भी अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट पीक की बात करूं तो वो टोलोलिंग की पीक थी। दो सबसे इंपॉर्टेंट पीक थी, टोलोलिंग और टाइगर हिल। बट टोलोलिंग को सबसे इंपॉर्टेंट पीक इसलिए बोलता जाता है क्योंकि दुश्मन सबसे अंदर तक हमारी सीमा में घुस आया था और वो टोलोलिंग पीक पे बैठा। टोलोलिंग पीक जो हमारा NH1 जाता है उसके जस्ट साथ में है और ये बिल्कुल स्टीप ग्रेडियंट है जिसमें कोई पेड़ नहीं है, कोई आपके पास हाइड करने का प्लेस नहीं है। जैसे ही आप अटैक शुरू करोगे दुश्मन आपको देख लेगा और वो हर तरीके से अपने गोला बारूद आपके ऊपर डालेगा। पीछे से पाकिस्तान आर्टिलरी का फायर आपके ऊपर आता है, इसीलिए वहाँ पे जीतने की संभावना 1% भी नहीं है। इनफैक्ट हमने काफ़ी एनालिस्ट बुलाए थे जिनसे हमारी बात हुई थी, जो डिफेंस एनालिस्ट होते हैं US वगैरह के, जो विदाउट एनी कंट्री के एफिलिएशन काम करते हैं। उन्होंने बोला कि इस कंडीशन में आपके जीतने के चांस इवन 1% भी नहीं है। आपके सामने एक ही रास्ता है कि आप पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करें और उनकी सप्लाई लाइन काटें। लेकिन गवर्नमेंट ने वो ऑप्शन मना कर दिया क्योंकि जैसे ही हम पाकिस्तान में एंटर करते वो हो सकता है कि फुल फ्लेज वॉर हो जाती, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकती है। इसलिए हमें आदेश थे कि आपको जो करना है अपनी सीमा के अंदर करना है। अपनी सीमा के अंदर इन खड़ी चट्टानों पे अटैक करके एनिमी को विजय हासिल करना उनके ऊपर नियरली इम्पॉसिबल। तो जब हमें ये टास्क मिला 2 राजपूताना राइफल को, तो 6-7 अटैम्प्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। इनफैक्ट हमारे 2 ऑफिसर्स की बॉडी तक वहाँ पड़ी थी। मेजर विकास अधिकारी जो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, उनकी बॉडी टोलोलिंग के 300 मीटर नीचे अभी तक पड़ी थी। और एक फौजी होके जब हमें पता चला तो खून खौल रहा था, क्योंकि हम हमेशा बोलते हैं कि जिंदा या मुर्दा, बट मैं अपने साथी को वहाँ नहीं छोड़ सकता।
तो ये मेरे लिए एक बहुत गंभीर विषय था। मेरे लिए एक था कि मैं अपने साथी की बॉडी वहाँ पड़ी और मुझे उसको लाना है और सम्मान के साथ उसके परिवार को सौंपना है। तो कई लोगों की लाशें, सही लोगों की जिन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वो टोलोलिंग के बेस पे थी। तो जब हमें ये अटैक दिया गया, सबसे पहले कर्नल रविन्द्रनाथ जो टू राजपुताना के सीईओ थे, उन्होंने पूरी सिचुएशन को एनालिसिस किया और उन्होंने बोला अब हमें आर्टिलरी को एक नायक भूमिका में लाना होगा, क्योंकि अगर हम कितने भी अटैक करेंगे एनिमी से हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमें लगातार गोला बारूद और ऊपर से मारता रहेगा। हम लोगों ने एयरफोर्स से भी अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन एनिमी को पता था। तो एयरफोर्स की एक्यूरेसी होने के लिए एयरफोर्स को नीचे आना पड़ता है प्लेन को। तो जैसे ही प्लेन नीचे आया, उन्होंने स्ट्रेंजर मिसाइल जिसकी रेंज होती है 10 से 12 किलोमीटर, उसे शूट किया। और वो आपको पता है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट नशीद के विमान पे स्ट्रेंजर मिसाइल लगी। तो एयरफोर्स उसके बाद काफ़ी ऊपर उड़ रहा था और अगर पाकिस्तान पे वो ड्रॉप कर रहे हैं गोला, वो पीक से थोड़ा सा भी इधर गया तो नीचे सब इंडियन फोर्स थे। तो इसलिए एयरफोर्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही। तो जब मैं कर्नल रविन्द्रनाथ, मेजर आचार्य, मेजर विवेक गुप्ता, जब हमने अपनी रणनीति बना रहे थे कि हमें क्या करना है, तो आर्टिलरी की एक भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका थी। और मुझे कर्नल रविन्द्रनाथ ने बुला के बोला कि कैप्टन अखिलेश, आप आर्टिलरी का लीड कर रहे हो, एज ए FO हो, आप जाओगे अटैक के साथ। आर्टिलरी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि जितना जीत और हार में अंतर। और मैंने कहा सर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जंग हम ही जीतेंगे, चाहे इसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। तो उसके लिए हमने तैयारियां शुरू करी। हमने सारे टारगेट को रजिस्टर किया। हर पीक पे हमने बहुत सारी गन्स का वहाँ पे मुंह लगाया, उसकी तैयारी करी कि लास्ट दिन हम उसको कैसे अपनी इन्फेंट्री को सपोर्ट करेंगे। लेकिन फिर भी जवानों के मन में बहुत डाउट था, संशय था, और हम सब यंग ऑफिसर थे। हम कैसे उनको एक ऐसी जगह लीड करके ले जाएं जहाँ पे मैं उनसे खुद नहीं बोल सकता कि मैं तुम्हें जिंदा वापस लाऊंगा। और मैं आपको कुछ वाकया बताता हूँ जो शायद टर्निंग पॉइंट थे, जो लोगों के मन में ये ऐसे मूवमेंट होते हैं जब एक जवान या एक सोल्जर के मन में एक फियर से बढ़ के एक कॉन्फिडेंस में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। तो पहला तो वाकया ये था कि सबके मन में थोड़ा फियर था, एप्रीहेंशन था कि पता नहीं हम जिंदा बचेंगे नहीं बचेंगे, शायद लास्ट हो। तो जब हम नीचे बैठे थे लड़ाई जब शुरू करने से पहले, तो कुछ लेटर्स आते हैं जो हमारे देशवासियों ने लिखते हैं। तो वहाँ पे कुछ लेटर्स रखे थे। मैंने अपने सूबेदार को बोला कि साहब ये लेटर निकालो और पढ़ो कि क्या लिखा है इसमें। तो मुझे आज तक याद है जो पहला लेटर था वो किसी लेडी ने लिखा था और उसने लिखा कि मेरे बच्चों, मेरे कोई औलाद नहीं है, बट मेरे लिए भारतीय सेना के सपूत तुम ही मेरे बेटों के समान हो। और आज जब तुम्हारी माँ के ऊपर ये विपदा आई हुई है या दुश्मन ने उसको एक गलत नज़र से उसको कैप्चर करने की कोशिश करी है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि तुम लोग अपनी माँ की रक्षा ज़रूर करोगे और हम पूरे 100 करोड़ भारतीय उस आशा में बैठे हैं तुम्हारे साथ। तो एक इतना ये इमोशनल था और मैंने उन जवानों को बोला, आप मानो कि ये जैसे आपकी मदद लिख रही है कि मेरे से ज़्यादा तुम्हारी जिम्मेदारी इस मदद के लिए। जो हमने दूसरा लेटर खोला, वो एक युवक ने लिखा था। वो कहता है कि मैं भारतीय फ़ौज में जाना चाहता था, किसी पे वजह से नहीं जा पाया, तो मैं अभी एक अपना जॉब करता हूँ, लेकिन मैं ये लेटर अपने खून से लिख रहा हूँ। तो उसने लाल रंग के खून से लेटर लिखा था। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये मेरी आप लोगों को एक सपोर्ट है, एक मैसेज है कि हम सब आप पे विश्वास करते हैं। जब मैंने वो लेटर उन्हें पढ़े और तीसरा लेटर किसी लड़की ने भेजा, तो उसने 3-4 धागे भेजे थे जो राखी थी। उसने बोला कि आप लोग मेरे भाई हो और मैं आपको ये बंधन, राखी का बंधन भेज रही हूँ, और इसका एक ही मतलब है कि इसकी लाज रखना और जीत के आना। जब उन लोगों ने सबने ये सुना कि पूरा देश उनको देख रहा है, देखिए डेथ तो हमारी एक रोड पे भी हो सकती है, बीमारी पे भी हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं एक ऐसी डेथ ली जाए जिसको सदियों लोग आपको याद रखेंगे। वो उद्देश्य, आपका पर्पस इतना बड़ा है कि शायद उसके लिए अगर आप हार भी जाओ तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपने से ऊपर देश और अपनी यूनिट, अपनी कम्युनिटी, उसके बारे में सोच रहे हो। तो बहुत जोश आ गया उनके अंदर कि हम जीत के दिखाएंगे। दूसरा, हम लोग थे राजपुताना राइफल में, और आपको याद होगा
राजपूताना राइफल जब लड़ने जाती थी पुराने टाइम में, जब बहुत निर्णायक लड़ाई होती थी तो वो केसरिया बाना पहनते थे, जिसका मतलब होता था कि या तो हम जीतेंगे या वापस नहीं आएंगे, लेकिन हार के वापस नहीं आना। और हमने निर्णय लिया इस पीक पे ये इतना इम्पोर्टेंट है, इतने अटैक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, कुछ भी हो जाए, किसी को कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, बट भारत माँ की रक्षा से बढ़ के कुछ नहीं है, हम बिना जीत के वापस नहीं आएंगे। तो हम सब ने केसरिया बाना पहना। और तीसरा, हमने सब जवानों को बुलाया जाने से पहले। और जब हम अटैक पे जाते हैं तो ऑफिसर बीच में रहता है, ये हमारी सिखलाई है, ट्रेनिंग है, जिससे वो पूरा कमांड कंट्रोल कर सके। तो कुछ जवान आगे रहेंगे, कुछ पीछे रहेंगे, और मेरे साथ आर्टिलरी का ऑफिसर चलता है। बट हम सारे यंग ऑफिसर्स ने ये बोला कि क्योंकि ये ट्रेनिंग नहीं है, ये एक लड़ाई है और बहुत डिफ़िकल्ट लड़ाई है। ऐसी लड़ाई है कि हमें ये भी नहीं पता कि हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसलिए ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इस लड़ाई में हम सबसे आगे लीड करेंगे, और अगर पहली गोली आएगी तो वो हमें हिट करेगी, इससे पहले कि मेरे पूरी टीम में या मेरे जवानों को हिट करेगी। तो ये एक मैसेज होता है। और आई थिंक इन 3-4 चीज़ों ने इतना इम्पैक्ट किया कि जवानों का पूरा हौसला चेंज हो गया और उन्हें लगा कि हम तो जीत के ही आएंगे। इसके अलावा, लेकिन ये तो मैं जवानों से बात कर रहा हूँ, मैं उनको हौसला दे रहा हूँ, बट हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। मेरी नई शादी हुई थी, मेरी वाइफ थी, मेरे पेरेंट्स थे, और मेरी जिम्मेदारी उनके लिए भी कुछ थी। तो वो ख्याल भी आपके हर ऑफिसर के, हर जवान के मन में आते हैं कि शायद हम जिस मिशन के लिए जा रहे हैं, हमने निश्चय तो कर लिया है कि हम जीतेंगे या प्राण देंगे, लेकिन ये प्राण देना केवल एक मेरे लिए नहीं है, मेरे साथ कुछ और लाइफ भी अटैच है, जिनके बच्चे थे। आप सोचिए, वो बाप वो जानता है कि अगर वो कल को वीर गति को प्राप्त हो गया तो पूरे टाइम के लिए उसके बच्चे हमेशा के लिए अनाथ हो जाएंगे, लेकिन फिर भी वो स्टेप ले रहा है क्योंकि उसके लिए भारत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने बच्चों को अनाथ करने से पहले। वो मरना नहीं चाहता, वो जीना चाहता है अपने बच्चों के साथ, लेकिन फिर भी वो स्टेप ले रहा है। आप सोचिए, वो हस्बैंड जिसकी शादी हुई है, उसको पता है कि उसकी वाइफ विडो हो जाएगी, लेकिन वो अपनी वाइफ को विडो करने के लिए तैयार है क्योंकि उसके लिए उसका पर्पस भारत माता और वो तिरंगा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब ख्याल चलते थे, और शायद इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए हमने अपना लास्ट लेटर लिखा। हम सब ने लिखा, मैंने लिखा, कैप्टन विजयंत ने लिखा, मेजर विवेक गुप्ता ने लिखा, अपने नियर एंड डियर जैसे मैंने अपनी वाइफ को लिखा, अपने माँ बाप को लिखा, और वो लेटर बॉक्स में पैक हो जाता है। उसमें लिखा होता है कि अगर ये जवान, ये ऑफिसर वापस नहीं आए तब इसके माँ बाप को दिया जाए, उसके ऊपर नाम लिखा होता है। और अगर वो जवान वीर गति को प्राप्त होता है तब वो पेरेंट्स के पास जाता है, और उसमें लिखा होता है, जो पहली लाइन होती है कि जब आपको लेटर मिलेगा तो मैं उस दुनिया में नहीं होऊंगा, क्योंकि वो लेटर उसी कंडीशन में मिलेगा अगर आप वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर आप जीत के आए तो आप उस लेटर को फाड़ देते हो, या वो पोस्ट नहीं होता है, आप अपने पास रख लेते हो एज ए यादगार। लेकिन वो पल सोच के देखिए, वो पल जब आपको पता है, आप अपने नियर डियर को लिख रहे हो कि मैं आज जिंदा हूँ, लेकिन कल मैं नहीं रहूँगा। इनफैक्ट एक नई बुक है नेशन फर्स्ट, इसमें मैंने ये लेटर जो मेरे थे वो पूरे प्रिंट है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि क्या फीलिंग होती है। आपको ना केवल अपने ऊपर कंट्रोल करना है, बट आपको अपने जवानों को भी मोटिवेट करना है ऐसे मिशन के लिए जहाँ से आप उनको शायद ये भी नहीं बोल सकते कि जिंदा वापस लाएंगे। तो ये सब देखी, उसके बाद हमने बहुत सारा अम्बिशन ऊपर पहुँचाया और हमने इसके लिए तैयारी करी। सारी 105 आर्टिलरी गन्स थी जो हमने इस शाम के लिए 12 जून के लिए तैयार करके रखा था, और हम इस निश्चय के साथ 12 जून को 4 बजे के आसपास हमने अटैक शुरू किया। हमारे सामने 2 ऑप्शन थे। हम 50 किलो से ज़्यादा, 50 किलो एक ह्यूमन कंडीशन थी कि आप मैक्सिमम कैरी कर सकते हो। टेम्परेचर -28 जैसे मैंने आपको बताया, एक एक कदम रखना मुश्किल था उस कंडीशन में, सांस लेना डिफ़िकल्ट हो रहा था, और आपको सीधी चढ़ाई करनी थी, और लास्ट में आपको दौड़ना भी था उस पर, क्योंकि जितना आप स्लो चलोगे एनिमी आपको उतनी आसानी से मार सकता है। सो 2 चॉइस थी हमारे पास कि या तो हम पूरा आर्म्स एंड एम्युनिशन कैरी करें, या हम अपने लिए खाना, जो कि हमें पता था जिसके बिना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 दिन लड़ाई चले 2 दिन चले, हम खाना और पानी कैरी करें। तो आपको पता है भारत वैसे भी
हमें अपने अतिथि का ध्यान रखना है, तो हमने अपना खाना निकाल दिया और हमने अपने जो मेहमान ज़बरदस्ती घुस आए थे, हमने उनके लिए बम और गोली रखना प्रेफर किया। तो वो पूरे आर्म्स अम्यूनिशन हमने सब कुछ निकाल के चढ़ाई शुरू करी। बहुत डिफ़िकल्ट थी, कई लोगों के गोलियां लगी, कई की डेथ हो गई और हम पूरी रात ये लड़ाई चलती रही। बहुत भीषण लड़ाई थी, मतलब उस दिन दिवाली मनाई गई। इतना फायर हमने आर्टिलरी गनों से किया, 105 आर्टिलरी गन से, कि पूरी जो पहाड़ी थी वो पूरा छा गया। वो बंकर में घुस जाते थे और फिर निकल के आते थे, लड़ाई चलती रही। और जब हम बिल्कुल पास में पहुंच गए तो मेजर विवेक गुप्ता थे जो चार्ली कंपनी को लीड कर रहे थे, तब उनके गोली लगी और वो वीरगति को प्राप्त हुए। बस उस समय तक इतना चार्ज था कि फाइनली हमने 13 जून की मॉर्निंग को हमने टोलो लिंक कैप्चर कर दिया। और जब एनिमी ने देखा हम ऊपर पहुंच गए, तब उसकी हिम्मत टूट गई, क्योंकि उसको कभी नहीं लगता था कि इन स्थितियों में भारतीय सेना ऊपर तक पहुंच जाएगी, जहां हमने इतनी माइन लगा रखी है, हर वेपन का मुंह हमने इनकी तरफ का रखा है। बट आई थिंक ओनली थिंग उसने ध्यान नहीं किया, भारतीय फौज की वीरता, वो उसने ध्यान नहीं किया था। और वो एक मोमेंट था जब पेन और प्राइड, बहुत दुख था, छाती गर्व से फूल रही थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे उन दोस्तों की याद में जो शायद अभी अभी वीरगति को प्राप्त हो रहे थे। हमारे हाथों में वो जा रहे हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है कि आपके अपने दोस्त जो आपके लिए फैमिली की तरह हैं, वो जा रहे हैं आपके सामने, और फिर भी आप रुक नहीं सकते, फिर भी आपको अपने लक्ष्य की तरफ चलना है। और हमने किया ऐसा, अपने दोस्तों को जय हिंद कह के हम लक्ष्य की तरफ गए, क्योंकि उनकी वीरगति का हमको जवाब देना और हर मूल्य वसूल करना ज़रूरी था और विजय हासिल ज़रूरी थी। जब हम ऊपर पहुँचे और सबसे पहले हमने वहाँ पे तिरंगा फहराया, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। मैं आज जो भी हूँ, लाइफ में जो भी करूँ, बट टोलो लिंक पे जब हमने तिरंगा फहराया था, शायद उससे बड़ा पल लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ। और वहाँ पे मेजर विकास अधिकारी और जवानों की लाश पड़ी थी। और आप देखिए कि दुश्मन किस हद तक गलत काम कर सकता है। जब हमने उस लाश को बोला कि आप इसको उठा के सम्मान के साथ नीचे भेज दीजिए, 18 ग्रेनेडियर्स के जवान थे, मैं सामने बैठा था, मुश्किल से 10 मीटर पे 4 जवान जैसे उसको उठाने लगे, उस पर उन्होंने माइन लगा रखी थी, क्योंकि उन्हें पता था जब भी इंडिया के जवान आएंगे लाश को उठाएंगे, और माइन फट गई और मेरे सामने उस जवान का पैर ऐसे हवा में घूमता हुआ, ही लॉस्ट हिज लेफ्ट लेग, उसने पूरा उसका जो बायां पैर था वो चला गया। तो बहुत विक्ट्री जो होती है हमें एक दिखती है, विजय दिखती है, उसका उल्लास दिखता है, लेकिन उसके पीछे कितने लोग क्या कुर्बानियाँ देते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। बट टोलो लिंक की इस लड़ाई ने पूरा निर्णायक चेंज कर दिया, क्योंकि उस दिन से भारतीय फौज में वो हौसला, वो हिम्मत और विश्वास आ गया कि हम हर पीक जीत सकते हैं, चाहे कहाँ दुश्मन कितना भी इम्पोर्टेंट हो, कितनी भी एडवांटेज के साथ बैठा हो। और दुश्मन की हिम्मत टूटने लगी कि अगर ये भारतीय, जिसको हम फोर्ट बोलते थे, अपना किला बोलते थे, इसको फतेह कर सकते हैं, तो हम बाकी पीक से इनको कैसे रोकेंगे। तो बहुत निर्णायक लड़ाई थी। और 13 जून को आई थिंक वो डे भारतीय युद्ध के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि कितनी भी कुर्बानियाँ हुई, बट कोई भारतीय पीछे नहीं हटा और फाइनली ये तिरंगा 13 जून को फहरा दिया। ये थी कहानी टोलो लिंक की लड़ाई में भारतीय सेना की जीत की। कहानी अभी बाकी है, लेकिन थोड़ी सी ब्रेक के बाद अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।